जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में दो लड़ाइयां हार गए हैं। पहली चुनावी लड़ाई और दूसरी बाला साहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत की लड़ाई। वो ना तो चुनाव जीत पाए और ना ही खुद को बाला साहेब ठाकरे का असली राजनीतिक वारिस साबित कर पाए, क्योंकि लोगों ने ये चुन लिया कि एकनाथ शिंदे ही बाला साहेब ठाकरे के विचारों के वारिस हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे और शिवसेना की कमान संभालेंगे। उद्धव ठाकरे इस चुनाव में हर तरह से हार गए हैं। ना उनके पास पार्टी बची है, ना उनके पास सम्मान बचा है और ना ही उनके पास कोई विचारधारा बस बची है, क्योंकि लोगों को भरोसा ही नहीं है कि वो हिंदुत्व के हो सकते हैं। और उद्धव ठाकरे इस वक्त बेहद लाचार कमजोर स्थिति में और अपनी पार्टी को भी उन्होंने गर्त में डाल दिया है। लेकिन उद्धव ठाकरे की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? उनके गलत फैसले तो जिम्मेदार है ही, उनका नेतृत्व तो जिम्मेदार है ही, लेकिन एक नेता के साथ साथ किसी सलाहकार की भी बहुत भूमिका होती है। किसी भी पार्टी में, किसी भी उद्देश्य में सलाहकारों की भूमिका अहम होती है। और उनके प्रमुख सलाहकार कौन है? जो हमेशा उनके साथ दिखते हैं, जो मीडिया में दिखते रहते हैं, जो बयानबाजी करते हैं, और उद्धव ठाकरे पर जिनका सबसे ज्यादा असर रहता है, संजय राउत। संजय राउत की इस वक्त भूमिका पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। सवाल बाहर से ही नहीं, पार्टी के अंदर से भी उठ रहे हैं। अब चर्चा संजय राउत की हो रही है। उद्धव ठाकरे का तो जो होना था वो हो गया है, अब जो होगा वो संजय राउत का होगा, क्योंकि संजय राउत जो है इस पूरी पटकथा में सबसे बड़े विलन रहे हैं। हार हुई है तो हार का विलन तो होगा ही, कारण तो होगा ही। तो वही कारण और वही विलन संजय राउत हैं, जिन पर सवाल पहले भी उठ रहे थे, नेता भी उठा रहे थे, लेकिन नतीजों से पहले चीजें पुख्ता नहीं होती। और अब तो नतीजे सामने हैं और इसीलिए संजय राउत की बौखलाहट, बेचैनी दिख रही है। सबसे पहला बयान उन्हीं का आया था अघाड़ी में, और उन्होंने ही सवाल उठाया कि कैसे लोग जो है किसी गद्दार को स्वीकार कर सकते हैं। अब लोगों ने तो ये बता दिया कि गद्दार कौन है। हिंदुत्व का गद्दार जो है उद्धव ठाकरे हैं, शिवसेना यूबीटी है। लोगों ने ये फैसला दिया, आप गद्दार कौन है ये तय करेंगे कि लोग तय करेंगे। और संजय राउत जो फड़फड़ा रहे हैं, ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं कि हम ये फैसला स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें ये स्वीकार नहीं है। आपको स्वीकार कैसे होगा? क्योंकि अब तो आपकी स्वीकृति खत्म हो गई है। उद्धव ठाकरे तो चुनाव हारे हैं, लेकिन आप तो अभी तो पार्टी से भी बाहर होंगे। आपकी हालत तो ये होने वाली है। और संजय राउत पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। देखिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जो अघाड़ी में भी, जिनके संपर्क है शरद पवार से, और उद्धव ठाकरे से भी बाला साहेब के जाने के बाद उद्धव ठाकरे के बेहद नजदीकी हो गए, सलाहकार बन गए। देखिए, सलाहकार जो है वो दिशा तय करते हैं कि कोई भी नेता, कोई भी उद्देश्य से कोई भी पार्टी जो है किस दिशा में जाएगी। हाँ, नेता के अपने उसके फैसले होते हैं, अपना दिमाग है, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप जिम्मेदार हैं, पूरी तरह जिम्मेदार हैं। लेकिन सलाहकार भी जिम्मेदार होता है, और वो पार्टी को क्या वो फैसले लेगी, क्या उसका चेहरा होगा, वो सब जो है तय करने में अहम भूमिका निभाता है। जैसे कि राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी के सलाहकारों में परिवर्तन हुआ तो उनके मुद्दे बदल गए। पहले राहुल गांधी जब 2014 से उस दौरान की बात करें या अभी 19 से पहले की बात करें, उनके सलाहकारों में कौन नजर आते थे? मिलिंद देवड़ा थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, सचिन पायलट थे, जो कांग्रेस की यूथ विंग कहलाते थे, युवा नेता, युवा ब्रिगेड कहलाते थे। तो राहुल गांधी के नेता थे, राहुल गांधी के सहयोगी सलाहकार थे। तब राहुल गांधी के मुद्दे क्या थे? तब वो बेरोजगारी, महंगाई और ये सब हिंदुत्व का मसला भी उठाते थे, लेकिन मुद्दे बिल्कुल अलग थे। किसानों के मुद्दे थे, अध्यादेश फाड़ देते थे। लेकिन अब जब उनके सलाहकारों में वामपंथियों की एंट्री हुई है तो राहुल गांधी के मुद्दे बदल गए, पूरी तरह से हिंदुत्व के खिलाफ हो गए, हिंदुओं के खिलाफ हो गए, तुष्टीकरण और ज्यादा करने लगे, हिंदुओं को बांटने लगे, ओबीसी की बात करने लगे, जाति जनगणना, दलितों की बात, दलितों के आधार पर हिंदुओं को बांटने लगे। तो ये राहुल गांधी की राजनीति में, उनके मुद्दों में बड़ा परिवर्तन आया है, जिसकी वजह है कि उनके सलाहकारों में, उनके भाषण लिखने वालों में जो है वामपंथियों ने जगह बनाई है। और पूरी तरह से नजर आता है कि जो जिस तरह से ये लोग बिजनेसमैन को टारगेट करते हैं, अडानी अंबानी का नाम लेते हैं, पूरी वामपंथी विचारधारा है। और राहुल गांधी जो है उसी पर इस वक्त चल रहे हैं। वही हुआ उद्धव ठाकरे के साथ। जैसे ही उनका जो है संजय राउत से संपर्क बढ़ा, संजय राउत उनके करीबियों में आए, वैसे ही काया पलट हो गई और हालत जो है वो दिख रही है उद्धव ठाकरे की। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है उद्धव ठाकरे बीजेपी से इसी बार अलग हुए थे। अलग तो वो 2014 में भी हुए थे, उससे पहले साथ लड़ रहे थे, फिर अलग लड़े, 63 सीटें लेकर आए। अगर वो चाहते तो वो तब भी शरद पवार और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकते थे, मुख्यमंत्री बन सकते थे। लेकिन तब संपर्क कैसे होता? कोई बीच का ब्रिज नहीं था संजय राउत नाम का।
तब संपर्क करने वाला, भड़काने वाला कोई नहीं था। तो ऐसे में तब वो अलग रहे। बाद में जो है बीजेपी को उन्होंने बाहर से समर्थन दे दिया। बीजेपी 122 सीटें लाई थी, कोई बहुमत में नहीं आई थी। उसने भी छोटी पार्टियों के जो है समर्थन से सरकार बनाई थी। लेकिन उद्धव ठाकरे अकेले रहे, बाहर से समर्थन दिया। 2019 में साथ में चुनाव लड़े। लेकिन उसके बाद संजय राउत इस बीच पटल पर आ गए, उनके करीबी हो गए और उनको भरना शुरू कर दिया कि आप जो है छोटी पार्टी बन जाएंगे, आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, बीजेपी आपको खत्म कर देगी। और अब हुआ क्या है? अब तो वाकई वो उनकी पार्टी खत्म हो गई है, उनके अपना सम्मान खत्म हो गया है। तो संजय राउत शरद पवार के संपर्क में थे, शरद पवार की अपनी राजनीति थी। शिवसेना को खत्म करके सबसे बड़ी पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बनना चाहते थे, क्योंकि राष्ट्रीय पार्टियां तो बीजेपी और कांग्रेस थी और जो उनके मुद्दे थे उसमें शिवसेना से टकराव होता था। तो उन्होंने एक प्लान बनाया, संजय राउत ने साथ दिया। संजय राउत ने जो है उद्धव ठाकरे को उस दिशा में ले जाना शुरू किया। उद्धव ठाकरे ने अपना दिमाग कम लगाया और हालात जो है यहाँ से यहाँ तक आ गए और जो है शिवसेना जो है टूट गई और हिंदुओं का भी नुकसान हुआ, हिंदुत्व के मुद्दे को भी चोट पहुंची और उद्धव ठाकरे बर्बाद हो गए। ये पूरी पटकथा लिखी शरद पवार ने थी और इसमें जो सबसे अहम भूमिका निभाई वो थी संजय राउत की। और संजय राउत की इस भूमिका पर सवाल तो उठने ही लगे हैं, उठने तो पहले से लगे थे। जब सीट शेयरिंग पर जो है शिवसेना को नुकसान हुआ, उद्धव ठाकरे को नुकसान हुआ, इसके बाद सीएम चेहरे को लेकर नुकसान हुआ और अब जो है चुनाव में नुकसान हो गया। सवाल तो उठ रहे थे, आखिर उद्धव ठाकरे को पहले सीएम का लालच क्यों नहीं आया? उन्हें क्यों नहीं लालच हुआ 2014 में? आखिर 2019 के बाद अचानक से उनको कैसे लालच हो गया कि उनको जो है सीएम बनना है, उनको ही प्रमुख बनना है, बड़ा भाई बनना है? इसमें संजय राउत ने ये काम किया और उन्होंने गठबंधन टूटने के बाद ऐसे ऐसे बयान दिए पीएम मोदी पर, अमित शाह पर, जो बयान देने से बचा जाता है, आगे की गुंजाइश खत्म कर दी। आखिर उद्धव ठाकरे को भी लगने लगा कि जाना वापसी जाना बेइज्जती होगी, बीजेपी को भी लगने लगा कि इस तरह के बयान के बाद वापसी बड़ी मुश्किल होती है, किसी को लेना आपकी अपनी इंसल्ट होगी। संजय राउत ने एक तरह से सारे रास्ते खत्म कर दिए और अब भी वो ऐसे बड़बोलेपन के बयान देते हैं जिनकी उनकी जो खींच है वो तो अब दिख ही रही है। तो संजय राउत जो है निशाने पर है और पार्टी में उनके बड़े नेता तो बोल ही रहे हैं। अंदर से पार्टी में कार्यकर्ताओं के बीच भी ये चर्चा है कि शिवसेना को तोड़ने वाले जो हैं वो है संजय राउत और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग हो रही है। बैठकें तो हो ही रही हैं, बैठकें तो पहले से चल रही हैं, अब भी बैठकें हुई है और हार के कारण हर पार्टी ढूंढती है, उद्धव ठाकरे भी ढूंढ रहे हैं। और सबसे बड़ा कारण जिसमें जो है अपने बाद जो है वो संजय राउत है, जिनकी सलाह पर वो चले हैं और संजय राउत को या तो पार्टी से निकाला जाए या उनकी भूमिका कम की जाए, जो उद्धव ठाकरे उनसे दूरी बनाए, इस तरह की बात उठ रही है और पार्टी के नेता संजय राउत के खिलाफ जो है कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब संजय राउत के ज्यादा दिन राजनीति में ढंग से बचे नहीं है और इसके लिए उन्होंने किया भी था कि कभी भी शिवसेना से अगर लात पड़ी तो फिर जाके शरद पवार के पास पहुंच जाए, राज्यसभा की टिकट ले ले, राज्यसभा में पहुंच जाए। वो अपने लिए दोनों रास्ते खुले रखना चाहते थे। लेकिन फिलहाल तो क्योंकि शरद पवार की स्थिति बहुत खराब है तो वो संजय राउत से उन्हें फायदे की बजाय नुकसान ही हो गया है। और संजय राउत अब उनका क्या होगा? अब उद्धव ठाकरे को उन्हें लेकर कोई कड़ा फैसला लेना ही होगा। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर उद्धव ठाकरे जो है वो और बुरी स्थिति में पड़ने वाले हैं। उनकी बची कुची पार्टी संजय राउत उसको भी खत्म करने वाले हैं। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।